आंध्र प्रदेश का एक छोटा सा गांव, सुनहरी धूप वाली ढलती हुई शाम, गलियों में चाय की दुकानें और एक ऐसी जिंदगी जो अपनी ही एक शांत रफ्तार से चल रही है। यहीं हमारी मुलाकात होती है विशु से, एक 24 साल का बिल्कुल आम सा लड़का। विशु बहुत शांत है और आसपास की दुनिया को बड़ी गहराई से समझता है, लेकिन उसने एक चीज कभी नहीं समझी, और वो है उसकी खुद की काबिलियत। तो होता क्या है, एक दिन जब विशु उन्हीं शांत सड़कों पर चल रहा होता है और आस पड़ोस के लड़कों को नई बाइक्स चलाते देखता है, तो अचानक से उसके दिमाग में स्कूल के दिनों की एक फ्लैशबैक सी चल पड़ती है। एक बड़ा ही प्यारा सा दृश्य, जहां एक टीचर उससे पूछते हैं, तुम्हारा पसंदीदा सपना क्या है? और एक छोटा सा विशु बड़ी भोली सी मुस्कान के साथ जवाब देता है कि उसे बस एक बाइक खरीदनी है। ये एक छोटी सी याद हमें बताती है कि बचपन के सपने कितने मासूम होते हैं ना। उनमें दिखावा नहीं होता, बस एक सच्ची चाहत होती है। और ये सपना विशु के दिल के कितना करीब है, ये आगे आने वाली कहानी में पूरी तरह से सामने आता है। पहला अध्याय देखते हैं, द कैफे ऑब्जर्वर। यहाँ शहर के बड़े सपनों और गांव की ठहरी हुई शांति के बीच का फर्क समझने को मिलता है। गांव की उस ठहरी हुई शांति से निकलकर कहानी हमें एक शोर शराबे वाले शहरी कैफे में ले आती है। यहाँ गाड़ियों की तेज आवाजें हैं, कॉफी की महक है और आसपास काफी महंगी चीजें हैं। इसी कैफे में बैठकर विशु का दोस्त अजय उसके सामने अपनी जिंदगी की एक बहुत बड़ी कश्मकश रखता है। एक तरफ अजय के पास आराम और परिवार है, और दूसरी तरफ करियर और दुनिया घूमने की आकांक्षा। ऐसे में विशु अपनी वही हमेशा वाली शांति और तर्कसंगत सोच के साथ उसे एक बेहद प्रैक्टिकल सलाह देता है। वो कहता है कि अगर भविष्य में आज़ादी और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो आज के इस आराम का त्याग तो करना ही पड़ेगा। अब विशु की सीधी और साफ सलाह पर अजय एक ऐसी बात कहता है जो विशु को अंदर तक झकझोर देती है। अजय कहता है, तुम हर स्थिति को इतनी स्पष्ट रूप से समझते हो ना, इसलिए मैं तुम पर भरोसा करता हूं। जरा सोचिए इस बारे में। ये शायद पहली बार था जब किसी ने विशु की इस गहरी समझ और प्रैक्टिकल सोच की इतनी खुलकर तारीफ की थी। ये वही पल था जिसने विशु के अंदर एक चिंगारी जगा दी और उसे अपनी उस कीमत का एहसास कराया जिसे वो खुद अब तक कंप्लीटली इग्नोर करता आ रहा था। अब बढ़ते हैं दूसरे अध्याय की तरफ, द एपिफनी ऑफ इनइक्वालिटी। एक शांत सा कमरा और बाहर आती जाती बाइक्स। उस कैफे से लौटने के बाद विशु अपने कमरे में अकेले शांति से लेटा हुआ है। बिल्कुल सन्नाटा है, सिर्फ बाहर सड़क से गुजरने वाली बाइक्स की हल्की हल्की आवाजें आ रही हैं। रात के इस अकेलेपन में उसका दिमाग फाइनली अपने उस अधूरे सपने का कैलकुलेशन करने लग जाता है। देखिए, एक तरफ तो सीधी सी ज़रूरतें हैं, जैसे बाइक की कीमत क्या होगी, ईएमआई और डाउन पेमेंट कितना लगेगा, और दूसरी तरफ आते हैं एक्चुअल वेरिएबल्स, जैसे कौन सी जॉब से कितनी सैलरी मिल सकती है। वो अपने माता पिता के रोज़मर्रा के संघर्षों को बहुत करीब से जानता है, इसलिए उनसे पैसे मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो ऑप्शन तो उसने पूरी तरह से क्रॉस आउट कर दिया था। और ये हिसाब किताब लगाते हुए विशु का दिमाग वापस उसी कैफे वाले दृश्य पर चला जाता है। दुनिया कितनी अजीब है ना। कैफे में उसने दो तरह के लोग देखे थे। एक तरफ वो लोग थे जिनके पास बड़े बड़े सपने तो थे पर साधन नहीं थे, जो शायद मेन्यू में कुछ ऑर्डर करने से पहले कीमत देख रहे थे। और दूसरी तरफ वो लोग थे जिनके पास महंगी गाड़ियां थीं, हर तरह का साधन था, लेकिन शायद अब लाइफ में कोई ख्वाब या मकसद ही नहीं बचा था। ये इस दुनिया की एक ऐसी कड़वी सच्चाई थी जो अब विशु के सामने बिल्कुल साफ थी। और इसी गहरे सोच विचार से एक बहुत ही सॉलिड निष्कर्ष निकलता है, जिंदगी सबके लिए बराबर नहीं होती। और सच कहूं तो इसमें किसी की गलती भी नहीं है। जिंदगी में अमीरी, गरीबी और ख्वाबों का बंटवारा कभी बराबर नहीं होता। विशु को ये बात बिल्कुल क्लियरली समझ आ गई थी कि दुनिया का ये नियम उसकी या किसी और की गलती की वजह से नहीं है। ये एक ऐसी डीप फिलोसॉफिकल बात है जिसे हम सबको अपनी जिंदगी में कभी ना कभी महसूस करना चाहिए। हर इंसान का अपना एक बिल्कुल अलग और पर्सनल संघर्ष होता है। लेकिन बात वही आती है ना, जब एक इंसान अपने आसपास इतनी महंगी और ऐशो आराम की जिंदगी देखता है तो एक सेल्फ डाउट पैदा होना बहुत नॉर्मल बात है। विशु के मन में भी एक सवाल उठता है, क्या मेरा सपना वाकई बहुत छोटा है? वो सोचने लगता है कि जिस आम सी बाइक को वो अपनी लाइफ का सबसे बड़ा ख्वाब मान रहा है, वो तो कैफे के उन लोगों के लिए एक बेसिक सी चीज थी। क्या उसकी इन आकांक्षाओं की इस दुनिया के सामने कोई वैल्यू ही नहीं है? लेकिन इस सेल्फ डाउट के तुरंत बाद जो ख्याल विशु के अंदर आता है, वही तो इस पूरी कहानी का दिल है। वो ख्याल ये था कि सपनों का कोई आकार या मेजरमेंट नहीं होता। अगर कोई सपना आपके दिल से जुड़ा है तो वो पूरी तरह से रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। उसे याद आती है बचपन की वो सच्ची खुशी जो सिर्फ एक बाइक की कल्पना से ही उसके चेहरे पर आ जाती थी।
हमें कभी भी दूसरों की महंगी उपलब्धियों से अपने मासूम और सच्चे सपनों को कंपेयर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तीसरा अध्याय, बिल्डिंग फ्रॉम विदिन। ये वो पॉइंट है जहां अंदर की ताकतें जागना शुरू होती हैं। देखिए, अब तक विशु सिर्फ दूसरों को ऑब्जर्व कर रहा था और उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहा था, लेकिन अब टाइम था अपने इंटेलिजेंस को अपने खुद के रास्ते के लिए इस्तेमाल करने का। उसे समझ में आता है कि उसके अंदर ऐसी बहुत सी नेचुरल स्ट्रेंथ्स हैं, जैसे चीज़ों को बारीकी से देखने की क्षमता, तर्कसंगत एनालिटिकल थिंकिंग, लोगों के जज्बात समझना और प्रैक्टिकल फैसले लेना। बिना किसी फॉल्स ईगो या अपने आप पर तरस खाए, विशु डिसाइड करता है कि वो अपनी इन्हीं खूबियों के दम पर अपना रास्ता खुद बनाएगा। और अब यहां से शुरू होता है एक सॉलिड अनुशासन का दौर, कदम दर कदम कड़ी मेहनत। सबसे पहले वो लग जाता है प्रोफेशनल तरीके से नई चीजें सीखने में, फिर अपनी तार्किक सोच को कंसल्टेंसी और क्लाइंट एनालिसिस में प्रैक्टिकली अप्लाई करना, उसके बाद अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाना और धीरे धीरे अपनी कमाई से पैसे बचाना। ये कोई एक दिन का काम नहीं था, ये उसकी लगन और छोटी छोटी फाइनेंशियल जीत का नतीजा था। इस लंबी और थका देने वाली मेहनत के बीच कुछ ऐसे छोटे छोटे भावनात्मक पल भी थे जो उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देते थे। जैसे काम से आते जाते किसी शोरूम के कांच में चुपचाप उस बाइक के रिफ्लेक्शन को निहार लेना, या घर आकर उसके ब्रोशर को हाथ में लेकर महसूस करना। ये छोटे दृश्य बताते हैं कि उसके अंदर उस सपने को लेकर कितनी गहरी चाहत थी। ये लगन शोर मचाने वाली नहीं थी, बल्कि इसमें एक अजीब सी शांति और गहराई थी। और अब हम आते हैं चौथे और आखिरी अध्याय पर, द प्राइसलेस ड्रीम, अगली सुबह का दृश्य। हम वापस उसी पहले वाले कैफे में आ गए हैं, पर आज का दिन अलग है। आज विशु के चेहरे पर एक अलग ही लेवल का सुकून है। अजय बड़ा ही एक्साइटेड होकर अपने आने वाले ट्रैवल प्लान्स डिस्कस कर रहा है, और तभी कैफे के बाहर से अचानक एक बाइक के हॉर्न की तेज आवाज आती है। एक लंबा इंतजार जो अब तक बहुत शांति से और चुपचाप जिया जा रहा था, वो अब फाइनली मुकम्मल होने को है। अजय अपनी बात बीच में ही रोककर पीछे मुड़कर देखता है, और सामने विशु एकदम शांत और सैटिस्फाइड होकर अपनी बिल्कुल नई ड्रीम बाइक पर बैठा दिखाई देता है। वो बाइक शायद दुनिया की नज़रों में कोई बहुत लग्जूरियस चीज़ नहीं होगी, लेकिन विशु के लिए वो एब्सोल्युटली प्राइसलेस थी। अजय ये देखकर चौंकान भी रह जाता है और उस पर गर्व भी करता है। विशु बस उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, सपनों की तुलना कभी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो छोटे हों या बड़े। उसकी मेहनत, उसका सब्र और उसकी खुद की अहमियत, आज सब कुछ साकार हो गया था। तो इस बेहद रियलिस्टिक और ग्राउंडेड कहानी से हमें एक्चुअल में क्या टेकअवेज मिलते हैं? पहली और सबसे जरूरी बात, हमें अपने और दूसरों के सपनों की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका स्केल चाहे जो भी हो। दूसरी, अपनी खुद की एक्चुअल वर्थ को पहचानना गेम चेंजर हो सकता है। तीसरा, हम सबके अंदर कुछ ऐसी छुपी हुई एनालिटिकल और इमोशनल स्ट्रेंथ्स होती हैं जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकती हैं। और आखिरी, ये समझना जरूरी है कि हर इंसान की लाइफ में स्ट्रगल और हैप्पीनेस का डेफिनेशन बिल्कुल अलग होता है। जाते जाते एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे खुद के अंदर ऐसी कौन सी छुपी हुई ताकतें हैं जो बस एक मौके का इंतजार कर रही हैं ताकि वो हमारे दिल के उन सपनों को हकीकत में बदल सकें? ये वो सवाल है जिसने विशु की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। इस रोजमर्रा के शोर शराबे में हम अक्सर उन्हीं ताकतों को भूल जाते हैं जो असल में हमारे ख्वाबों की नींव बनती हैं। इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।